नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि फॉर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले एक नई सीरीज आपकी डिमांड के ऊपर कि लोगों को डिमांड थी कि ऐसी कुछ क्लास शुरू हो जिसमें सभी एग्जामों के लिए फोकस रहे और एक ही क्लास में सारे एग्जामों की तैयारी, मतलब मैथ की तैयारी होती रहे। तो हमने क्या शुरू किया है, आज से 2020 मैथ सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं हम लोग 2020 मैथ सीरीज को। इस वाली क्लास में आपके प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो एग्जाम पैटर्न पे जो आदर्श सवाल है कुछ इस तरह से बेस हमने लिया है। ठीक है, ये जो क्लास है चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या आप कह सकते हो दिल्ली पुलिस हो, या आपकी कोई भी एग्जाम के लिए जो भी आपका पैटर्न है उस सभी को थोड़ा देखते हुए सभी को लिया गया है। तो इसलिए इस क्लास को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कहीं और से मैथ ले रखे हैं या बेस्ट ले रखा है, जो भी ले रखा है, जहीं से पढ़ रहे हैं वहां से आप पढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूं कि आप लोग सीधा सीधा यहीं से पढ़ो। आप लोग को क्या करना है, ये जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चनों में से आपको ये देखना है कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अपने आपको एक आकलन करना है, एक मतलब पैरामीटर देखना है कि मतलब हमारा जो एरिया कितना निकल के आ रहा है, क्या इसमें हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से आपसे क्लास होगी। ठीक है, तो हम जो शुरू करेंगे बहुत ही आसान सवाल शुरू करेंगे। अभी जो क्लास है कुछ दिन के लिए 2-4 क्लास जो है थोड़ी बेस लेवल पे होंगी, उसका थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसा कोई ना समझे कि ये लेवल थोड़ा हार्ड है या लो है। बड़ा जो लेवल है वो थोड़ा जीरो से ऐसे चलेगा। जो इस क्लास का जो लेवल है शुरुआत की दौर से ऐसे चलेगा। ये इसका जो ग्राफ है इस तरह से चलेगा। अभी आज जो क्लास है यहाँ से शुरू हो रही है और अगली जो क्लास जैसे धीरे धीरे क्या ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी क्लास जो, ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी। इसका लेवल जो है इस तरह से बढ़ता जाएगा, ध्यान रखें इस चीज को। इसलिए इस क्लास को रेगुलर आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां से भी कर रहे हो तो वहां से करते रहें, लेकिन एक तरह से टेस्ट है या मॉक टेस्ट है या रिवाइज है, आप जो समझता है वो समझ सकते हो। ठीक है, तो क्लास के बाद में आपका अपना रियल रिव्यू आपको शेयर करना है कमेंट के साथ में कि क्लास कैसी लगी या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है और कुछ सुधार कर सकते हैं हम, जैसे भी क्वेश्चन बढ़ाना है या घटाना है, जो भी है। मुझे लगता है घटाने की तो जरूरत रहेगी नहीं, लेकिन हो सकता है बढ़ाने की जरूरत लगे आपको तो बढ़ा भी सकते हैं। और ये फिलहाल जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी और इसके बाद में सारी चीजें आपको धीरे धीरे अपडेट होती रहेंगी। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिससे कि साथ साथ इसमें अपडेट मिलता रहता है कि ये क्लास कितने बजे कौन सी क्लास आने वाली है। अभी आपकी यू पुलिस की जो मैथ की क्लास थी ना, अभी मैथ क्लास चल रही थी आपकी यू पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस पे क्लास जो चल रही थी वो आपकी क्या है तो बंद कर दी गई है, क्योंकि जो क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब मैं उनसे रिलेटेड जो सवाल है वो कराने वाला हूँ, और एसएससी जीडी का भी हो सकता है, दिल्ली पुलिस का भी हो सकता है, और यू पुलिस है, सारा कुछ क्या इसमें सभी कंबाइंड में क्लास करके आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, देने वाला हूँ। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 40 तथा 50 के मध्य बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो बेटा इस चीज को बहुत आसान सवाल है और पेपर में पूछा जा भी सकता है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि इतने से लेकर इतने तक अभाज्य संख्या कितनी है, या फिर सम संख्या कितनी है, या अभाज्य संख्या का योग कितना है, या फिर कह सकते हैं कि सम और विषम संख्याओं का अंतर कितना है। बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब क्लास को शेयर करना ना भूलें, सभी साथ में सभी शेयर करते रहें, और जो बेटा नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, जाके आगे जो क्लास है वो आपको ऐसे रेगुलर मिलती रहे। इस क्लास का जो टाइम है अभी तो इस क्लास का टाइम जो रहेगा वो अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी अपडेट करके बता दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी हिंदी की क्लास है, रीजनिंग क्लास है, ये भी आपको सेट करना है, तो इसलिए मैं इसका टाइम सेट कर दूंगा अभी। ठीक है, वो रिकॉर्ड अगली क्लास में आपको बता दूंगा। तो बोला 40 से 50 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य, अभाज्य यानी जिसमें जो भाज्य ना, भाज्य नहीं हो, भाज्य वो संख्या नहीं हो, किससे हो, वो खुद से या एक से विभाजित हो, खुद से या एक से विभाजित हो। बेटा इन क्वेश्चनों के माध्यम से ना हम लोग इसका बेस भी क्लियर करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो जो बेटा खुद से हो और या एक से विभाजित हो वो संख्या की अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या यानी अकेला आया है अकेला जाएगा, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो मुझे 40 से लेकर 50 तक चाहिए, मुझे 40 से लेकर 50 तक चाहिए। तो अब इसमें क्या, देखो इंग्लिश वाले बच्चे समझे, प्राइम नंबर भी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो देखो भाई 40 से लेकर मुझे 50 तक मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा तो 40 के बाद क्या होगा हमारा 41,
है ना, 41 आएगा। 41 आपका प्राइम नंबर है या आपका ऑड नंबर है या सम, वो ठीक है। तो इस तरह देखेंगे अभाज्य है, भाज्य है, सम है। बेटा 41 जो है या तो अपने से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है। 41 का कौन सा आता है, 43 आता है। 43 के बाद में 47 आता है। 47 कैसे, आप देखो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो समझ लो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। 50 को हम लेंगे नहीं क्योंकि 50 से और 40 के बीच की संख्या चाहिए हमें। अब इसका कंसेप्ट पूरा समझ लो। तो 41 जो वो खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। 42 जो किससे हो रहा है बेटा, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 7 6 7 42, 6 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 7 6 42, 14 3 42 हो रहा है। ठीक है, अब ये इतने नंबरों से हो रहा है तो ये तो बेटा हमारा क्या सम नंबर भी है और ये भाज्य भी है। ठीक है, इसका 43 जो है 43 खुद से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो ये 43 हमारा हो गया। 44 जो है 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है ना, तो ये 44 जो हमारा सम भी है और भाज्य भी है। 45 जो है 45 किससे हो रहा है, 45 बेटा 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, तो और 45 से हो रहा है। तो बेटा ये सम तो नहीं है लेकिन विषम है, लेकिन भाज्य है। विषम है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन साथ में क्या भाज्य भी है। ठीक है, 46 है, ऐसे 46 में किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 23 का जा रहा है, तो इसलिए ये क्या सम है और भाज्य भी है। 47 में क्या है, 47 में देखो, 47 में देखो किसी का भाग नहीं जा रहा है, सिर्फ 1 का जा रहा है और 47 का जा रहा है। आप ट्राई करके देख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 47 की हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 48 क्या है, 48 हमारी देखो 48 में 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है ना। इस तरीके से क्या 48 को देखेंगे तो ये हमारी सम भी है और भाज्य भी है। 49 हमारी सबसे पहले विषम संख्या है, उसके साथ में देखें 7 से भी जा रहा है और 49 कब जा रहा है, 1 कब जा रहा है, इसलिए हमारी ये क्या हमारी अभाज्य है, सॉरी विषम है लेकिन भाज्य है। तो संख्या कौन कौन सी बनी, 41 बनी, 43 बनी और 47 बनी। तो इसलिए हमारी जो संख्या है 50 से लेकर 40 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी बनेगी, अभाज्य संख्या कितनी बनेगी बेटा, 3 बनेंगी। कितनी बनेंगी, 3 कौन कौन सी, 41, 43 और 47। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ सके और आगे भी इस तरह से सवाल जो आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया दो असभाज्य असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 323 है, तब उनका लासा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा भी है और छोटा भी है। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत अच्छा है, देखो क्या करेंगे इसको। ये बोला दो सहभाज्य, सहभाज्य असहभाज्य, देखो इसमें देखो कंडीशन समझ लेना। सहभाज्य क्या होता है, जैसे मैंने बोला दो सहभाज्य, सहभाज्य, ठीक है, सहभाज्य। इसमें क्या होगा, दो सहभाज्य संख्या, मैंने क्या बोला, साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे और साथ साथ सवाल भी सीखेंगे। नई नई चीजें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी आपको, हो सकता है कुछ चीजें पुरानी भी मिलेंगी, तो बेटा पुरानी तो रहेंगी। बेटा अगर मैं आपको बोलूं 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, अगर मैं इस वाली क्लास में कराऊं तो 2 + 2 4 लिखूंगा, और कोई क्लास में कराऊं तो ये लिखूंगा। लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, बेटा वो आपको सीखनी है, नोट भी रखनी है। ठीक है, तो दो सहभाज्य संख्या यानी कहने का कह सकते हो कि जैसे मैंने लिख लिया 2 लिख लिया और 4 लिख लिया, या मैं ले सकता हूं कि मैं 8 ले लूं, 10 ले लूं, या ले सकता हूं मैं कुछ भी ले लो, यानी ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या जो सहभाज्य यानी सह यानी ग्रुप है, ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप कैसा है, जो भाज्य संख्या का दो संख्या का ग्रुप है, ऐसे। अब लेकिन सवाल में क्या बोला है, दो असहभाज्य असहभाज्य संख्या, कहने का मतलब यहाँ पे जो क्या वो जो आपस में भाज्य संख्या है ना, वो भाज्य संख्या नहीं है, असहभाज्य संख्या है। तो जैसे ले सकते हैं हम इसको 1 और 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं 3 और 5 लिख सकता हूं। अब बोलेंगे तो आप क्या है, विषम संख्या लिख रहे हो, विषम संख्या है लेकिन साथ में अभाज्य संख्या भी है ये। ठीक है, ऐसे एक और ग्रुप देखा जाए, जैसे देखा जाए कि मैं लिख सकता हूँ 5 और 7 लिख सकता हूँ। अब ये तो आप सीरीज ऐसे चल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ 13 और 17, 13 और 17। तो 13 संख्या क्या अभाज्य है, 17 भी क्या अभाज्य है, लेकिन ये क्या हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, असहभाज्य संख्या है। यानी इनका ये पेयर बना हुआ है, दो अभाज्य संख्या को ये पेयर बनता है तो असहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याओं गुणनफल कितना है, दो संख्या गुणनफल जो दे रहा है, गुणनफल कितना दे रहा है, गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है आपको 323 दे रखा है। जैसे मैंने 3 × 5 = 15 लिखूं, ठीक है, 5 × 7 = 35 लिखूं,
या फिर ऐसे जिसका जो भी आ रहा है वो लिखूं, ठीक है। अब इस सवाल में क्या बोल रखा है, गुणनफल इतना है। अगर मैं यहाँ पे लासा पूछा क्या है, लासा पूछा है, लासा क्या होगा, लासा क्या होगा बेटा, सीधी सी बात देखो, मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपको कि अगर 3 और 5 का गुणनफल 15 है, अब इनका लासा पूछा है 3 और 5 का, लेकिन अगर मैं इनकी मासा की बात करूं, मासा की बात करूं बेटा 3 और 5 का मासा कितना होगा, आप बोलोगे 1 होगा। 5 और 7 का मासा क्या होगा, 1 होगा। 13 और 17 का मासा कितना होगा, 1 होगा। 41 और 23 अभी पिछले सवाल में हमने सीखा था कि अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, इनका मासा कितना होगा बेटा, इनका मासा भी 1 होगा, इनका मासा भी 1 होगा। हो रहा नहीं हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कि इनका गुणनफल कितना है, 3 पंजे 15 है, और इनकी लासा की बात करूं मैं, लासा की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा बेटा, तो लासा भी कितना 15 ही होगा, होगा नहीं होगा। अगर इन दोनों की लासा की बात करता हूं तो इनका लासा भी कितना 15, सॉरी 15 के 35 होगा, ठीक 35 होगा। ऐसे ही जिनका मल्टीप्लाई चलता रहेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसका जो लासा होगा वो 323 होगा, 323 होगा। ये तो रहा अपना एक तरीका सोचने समझने वाली बात। अगर मैं इसका कंसेप्ट वाली बात करता हूं तो कंसेप्ट भी इसका सीख लो, कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है इसका सवाल का, जैसे बोला गया कि दो संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो अभाज्य संख्याओं का असहभाज्य, दो असहभाज्य सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, 323 है। अब मैं मासा की बात करता हूं, मासा बराबर कितना बेटा, मासा 1 ही आएगा। आशावादी मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है, कितना 1 आएगा। अब बात करते हैं, आपने एक लासा मासा जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको एक कंसेप्ट भी सिखाया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा। समझाया था नहीं समझाया था, ठीक है। अब ऐसे क्या, जिसमें एक संख्या पता करनी होती है उसको एक साइड रखते हैं, उसको बटे में दे देते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बेटा कितना है, 323 है, 323 हो गया, ठीक है। बराबर लासा पूछा तो लासा रखेंगे, और मासा की वैल्यू कितनी है, 1 है। मासा कितना, 1 है हमारा, मासा कितना 1 है। अब मासा मुझे सिर्फ लासा पता करना, तो मासा क्या करूंगा, इधर पक्षांतर करूंगा, गुणे में है, गुणा में है, तो किस दोनों पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। अब लासा बराबर कितना होगा बेटा, 323 बटे 1 है, या किसी भी संख्या के नीचे 1 होता तो वो संख्या अपने आप को खुद वही रहती, तो लासा कितना हो जाएगा बेटा, इसका लासा हो जाएगा 323 हो जाएगा। लासा कितना, 323 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लग रहा है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो सवाल दे रखा है, ये बोर्ड मास के उससे है, और बोर्ड मास थोड़ा सा एक नया चीज है, इसमें नया तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी एक अलग से स्पेशल है। इसमें आपको दे रखा है कि 1 माइनस के बड़ा कोष्टक, 1 माइनस मंझला कोष्टक, इसको लिख लेता हूँ, 1 माइनस बड़ा कोष्टक, 1 माइनस मंझला कोष्टक, उसके बाद में फिर कितना 1 माइनस फिर स्मॉल कोष्टक 1 प्लस के, और मोड 2 माइनस के 3, फिर मोड छोटा कोष्टक बड़ा मंझला कोष्टक 1 फिर बड़ा कोष्टक। यही सवाल है ना, इसके हमें वैल्यू बतानी है, वैल्यू हम इसको बताएंगे। अब बेटा क्या करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या कर देते बच्चे लोग कि यहाँ से सबसे पहले हमें ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, लेकिन जो मोड है ना, मोड को नहीं समझ पाते हैं, मोड को नहीं समझ पाते। तो मोड को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मोड का सिस्टम क्या होता है। जैसे मोड लगा हुआ है, इसके लिए पीछे लिखा हुआ 2 माइनस के 3 लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को 3 माइनस का है और 2 प्लस का है, 3 माइनस का है 2 प्लस का है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं 2 माइनस 3 जब लिखूंगा तो बराबर माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 है। लेकिन जब मोड से इसे बाहर निकाल, जैसे अब इसको क्या लिखेंगे हम, मोड 1 माइनस के, मोड बंद हो गया, ऐसे तो लिखेंगे। लेकिन जब इसको 1 माइनस 1 को हम मोड से बाहर निकालेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या 1 निकल के आएगा, चाहे ये अंदर प्लस का नंबर हो या माइनस का नंबर हो। मोड से जब बाहर निकालते हैं तो बेटा 1 मतलब प्लस का नंबर बन के आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे करेंगे कि 1 माइनस के बड़ा कोष्टक माइनस कितना होगा, ये क्या हुआ अभी, चलो कोई नहीं, मंझला कोष्टक 1 माइनस के, और ये 1 प्लस, और ये क्या हमारा 2 माइनस 3 है ना, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 बन के आया था, और बाद में क्या हुआ, ये प्लस 1 के आ गया हमारा, तो प्लस 1 हो गया हमारा, कोष्टक बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो 1 माइनस मंझला कोष्टक माइनस 1, और ये माइनस 1 प्लस 1 2 हो गया, और आगे किसका माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 2 हो जाएगा हमारे, और ये मंझला कोष्टक बंद, ठीक है भाई। 1 माइनस 1, अब देखो बेटा 1 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 1 में से -2 करेंगे तो बेटा -1 आएगा, -1 आएगा नहीं आएगा। और जब -1 अब बाहर क्या है,
ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ से देखो अब बाहर क्या माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 1 इसका सॉल्यूशन बनना है, तो -1 का बाहर खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो गया हमारा, ये बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। अब क्या बचेगा 1 माइनस और एक 2 हो गया बराबर -1। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस आएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको इसको बेटा पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इसका पीडीएफ हमें चाहिए, क्वेश्चन को चाहिए या सॉल्यूशन को चाहिए, जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया नहीं था, ठीक। अब बोला कि 50 तथा 100 के 50 तथा 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, 50 तथा 100 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो इसे करके देखो एक बार कि आप इसे क्या सोल्व कर सकते हो आसानी से, और कैसे करोगे आप। अब 50 तक कुछ बच्चे क्या करेंगे, 50 से लेकर 1000 तक के बीच संख्या को नोट करेंगे कि 50 के बाद में क्या कितनी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 50 के बाद में कितनी है 64 है, 64 के बाद कितनी है 81 है, 81 के बाद ऐसे लिखेंगे ना। 50 के बाद बोला 50 से 1000 के बीच, 1000 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। अब बेटा क्या करोगे आप कि 50 पे कितनी 64 आती है भाई, 50 से पहले 49 होती है, लेकिन 49 हमें लेनी नहीं है क्योंकि 50 के बाद बोला है। 50 में 64 आती है, 64 किसका है 8 का स्क्वायर है, इसका किसका आएगा 81 आएगा, है ना। इसका कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। ऐसे करते करते आप करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब करना क्या है, हमें देखना है कि 8 का स्क्वायर कितना है 64 है। अब हमें ये देखना है, क्या देखना है कि 1000 के आसपास के स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1000 के आसपास हमारे स्क्वायर कौन कौन से हैं। बेटा 1000 के आसपास जो स्क्वायर है वो कितने 30 का करोगे तो कितना होगा 900 हो गया, तो 30 का स्क्वायर करोगे 30 ऐसे करोगे, 30 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 900 हो गया। अब हमें 900 से अब 30 से बाद के स्क्वायर चाहिए, 30 से बाद के स्क्वायर चाहिए, यानी 31 के स्क्वायर की बात करें, 31 के स्क्वायर की बात करें, 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है, कितना होता है 961 होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है। अब बात करें किसकी, अब 31 के बाद की बात करें, क्योंकि ये अभी हमारे 1000 से कम है, 1000 से अभी हमारा कम है, तो क्या अगर 32 की बात कर ले हम 32 की, तो 32 का स्क्वायर कितना 1024 हो जाता है, कितना हो जाता है 1024 हो जाता है। तो बेटा देखो ये जो संख्या है ये हमारी क्या 1000 से बड़ी है हमारी, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। अब ये चीज क्या 31 का स्क्वायर कितना 961 है, ये हमारा 961 क्या है हमारा इससे पहले आएगा, यानी 1000 से पहले आ रहा है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 31 का स्क्वायर बराबर 961, यानी जो 50 से 100 तक की बीच की संख्या यानी 64 से शुरू होगी और 961 तक रहेगी। अब हमारा कितनी संख्या है, जैसे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 31 तक कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे सीधे सीधे क्या बोलोगे कि 31 माइनस 8 लिख दो, तो सर जी आंसर आ जाएगा इसका 23 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे 23 नहीं रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा प्लस एक और करना पड़ेगा जब 24 रहेगा, इसका रियल आंसर क्या 24। लेकिन क्यों रहेगा इसकी बात समझ लो कि आप इसमें से क्या कर रहे हो 31 में से 8 को माइनस कर रहे हो, यानी 8 भी इसको जा रहा है, 8 भी बाहर जा रहा है, क्योंकि हमें 8 को उसमें सम्मिलित करना है। अगर आप काउंट करोगे जैसे 8 9 10 11 12 तो 24 बैठेगा। अगर आप 31 माने 8 करो 23 रहेगा, तो इसलिए आप 31 माइनस 8 ना करें, कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना है 31 माइनस 8 करके प्लस 1 कर देना, 24 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि 5वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है और इस तरह क्वेश्चन के आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में देखने को काफी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस की तो बात ही मत करो, दिल्ली पुलिस में तो इस तगड़े तगड़े सवाल भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो बोला सिंप्लीफाई ऑफ, ये बोल रखा है, और ये क्या दे रखा है रूट में, पहले रूट दे रखा एक्स दे रखा है, एक्स की पावर कितना है -3/5, -3/5 इस पर रूट लगा हुआ है, और रूट की पावर कितनी दे रखी है, रूट की पावर है -5/3, -5/3, फिर इस पर ब्रैकेट बंद है और ब्रैकेट की पावर दे रखी है 2, ब्रैकेट तो ये वाला बंद है ना, ब्रैकेट ये वाला बंद है, फिर इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट है, उसकी पावर 2 दे रही है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने में, बहुत ही अच्छा सवाल है, दम बिल्कुल भी नहीं सवाल है, दिखने में तगड़ा है लेकिन दम कुछ भी नहीं है, फोकल प्राणी है ये। हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले एक्स लिखेंगे, एक्स की पावर कितनी है -3/5 है, तो -3/5 इसकी पावर हो गई। ठीक है भाई, अब जो रूट की पावर कितनी होती है बेटा, रूट की पावर क्या होती है, रूट की पावर 1/2 होती है, तो इसकी पावर लगा दो, तो इनटू 1/2,
तो इसकी पावर कितनी है -5/3, तो इंटू -5/3। अब इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इंटू 2 लिख दो, बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 5 से 5 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x की पावर 1 बचेगी, और x की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है x होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, अगला सवाल बोला गया है, और क्या बोला गया है ऊपर चला गया, तो 300 तक की सभी विषम संख्याओं का, ओहो क्या फंस रहा है, ठीक, 300 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। 300 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत ज्ञात करना है आपको। आप कैसे करोगे औसत, आप लगाते रहो लॉजिक, 300 तक के, जैसे 300 तक सभी विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए, विषम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो इसको आपकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप बिना देखे कर सकते हो, सॉल्व सीधा सीधा कर दोगे। जैसे पहले विषम संख्या लिखने की कोशिश करूंगा मैं 300 तक की, तो 1 3 5, अब ऐसे लिखते जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बोर्ड पे भी नहीं आएगा ये, ठीक है। इसके बाद एक, अब इसके बाद क्या आएगा 299 तो आएगा विषम संख्या, इसके बाद 300 बनेगा हमारा, है ना, 300 बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब ये देखो मुझे औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है। बेटे औसत क्या होता है, औसत में क्या चाहिए मुझे, पदों का योगफल चाहिए और पदों की संख्या चाहिए, है। अब पद कितने हैं बेटा, यहाँ पे देखो कि जैसे एक है, 2 छोड़ दिया, 3 है, फिर 4 छोड़ दिया, 5 है, फिर 4, यानी एक के बाद एक छोड़ा, यानी आधे लिए जा रहे नंबर आधे लिए जा रहे हैं। तो टोटल नंबर कितने थे 300 थे भाई, पद कितने थे 300 थे, 300 तो निकालना है, बटे 2 कर दो तो बराबर 150 हो गया, 150 हो गया नहीं हो गया। तो पदों की संख्या कितनी होगी 150 हो गई, पदों की संख्या कितनी होगी 150 होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब इसका योगफल करते रहो, अब इसको 150 से निकाल लो, ठीक है। अब ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, नहीं बनने वाली ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, औसत का एक नियम और ये भी है कि a + l/2, यानी प्रथम पद लास्ट पद बटे 2, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2। तो पहला पद कौन सा 1 है, और प्लस के अंतिम पद कौन सा 299 है, और बटे 2, इनको जोड़ोगे तो 1 और 299 कितना 300 हो गया, और 300 बटे 2 बराबर कितना हो गया 150 हो गया। तो 150 इसका औसत आ गया, ठीक है भाई। अब बेटा बात करेंगे ये कहां से आया ये सिस्टम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक नियम ये भी है कि एन, ये लिख सकते हो नोट में लिख सकते हो, ट्रिक लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन नियम है ये कि n विषम पदों का योग औसत, n विषम पदों का औसत बराबर n होता है। क्या होता है, बराबर n होता है। कैसे होता है, जैसे मैंने कितने पद थे मेरे पास में, इस वाली सीरीज में कितने पद हैं, 1 से लेकर 300 तक कितनी विषम संख्या है 150 है, तो इसका औसत भी कितना होगा 150 ही होगा। हमने यहाँ पे चेक कर लिया 150 ही हुआ, ठीक है। तो जैसे हमारा n विषम पद, तो विषम पद कितने हैं हमारा 150 विषम पदों का औसत कितना होगा n, यानी जितना यहाँ पे है जितना यहाँ पे इतना ही हो जाएगा 150। बात आई समझ में बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सही अनुपात को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सही अनुपात को दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में समानुपात की पोजीशन दे रखी है, लेकिन बोला क्या गया है कि सही अनुपात समानुपात को दर्शाता है। सही समानुपात मतलब इसमें जो इनका जो अंतर है वो क्या क्या सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैं 12:8 देखता हूँ, 12:8 देखता हूँ, तो देखेंगे 12:8 समानुपात 16:12। देखो ऑप्शन ए को देख रहा हूं मैं, 12:8 समानुपात 16:12। तो मैं किसी से काटूंगा ऐसे कि 4 से काट रहा हूं, इसको 4 से काट रहा हूं, किससे काट रहा हूं 4 से काट रहा हूं, तो 4 × 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 × 16 और 4 × 12, क्या यहाँ पे इनका सही अनुपात बना, 3-2 हो रहा है, यहाँ पे 4-3 हो रहा है, यहाँ पे बात नहीं बन रही है, यहाँ पे बात नहीं बन रही है। अब ऐसे इसको देखें, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कितना, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कितना दिख रहा है ना, ठीक है। 30:45 समानुपात कितना 16:24। मैं यहाँ देखता हूँ कि 15 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो 15 दूनी 30 हो गया और 15 × 3 = 45 हो गया।
ये अनुपात आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कैसे करता हूँ, यहाँ मैं 8 से करता हूँ, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना 2:3 और 2:3, ये तो बराबर हो रहा है। और भी आगे चेक कर लेते हैं। आप देखो 14:21, ऑप्शन नंबर सी को देखो, 14:21 समानुपात 18:12, समानुपात 18:12, ठीक है। तो ये किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, ठीक है, ये हो गया। ऐसे इसको देखें 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ये हो रहा है, 6 से काटा तो ऐसे क्या, तो इसमें समान नहीं आ रहा है, इसमें समान नहीं आ रहा है, इसमें समान आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपको चेक करना है कि इसमें समान आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखेंगे, 8 देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए गए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जो बेटा इंग्लिश वाले उनको भी समझ में आए और हिंदी वाले, बेटा कुछ इंग्लिश वालों को शिकायत थी कि सर आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लेके आते हो, तो इंग्लिश में ले सकते हो आप, ठीक है। तो बोला गया कि ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। 8 माह के बाद ए ने अपनी निवेशित पूंजी का वापस ले ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो तो ज्ञात करें कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ये बताना। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब कैसे करेंगे इसको, अच्छे सवाल तो है लेकिन इसको सवाल तो बहुत तगड़ा सा दिख रहा है ना। हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी कितना, सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी कितना है 5:6, कितना 5:6, ठीक है 5:6 है। इसमें क्या बोला गया है कि 8 माह के बाद ए ने निकाल लिया, 8 माह के बाद ए ने निकाल लिया, बी ने फिर कितना लगाया, बी ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया, बी ने पूरे 12 महीने के लिए 8 माह के बाद ए ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली, ठीक, ये हो गया। अब ए ने तो 8 महीने के बाद निकाल ली अपनी पूंजी। अब बी का हमें पता नहीं है, बी का कितने महीने के लिए लगाई ये हमें पता नहीं है, ठीक है, बी का पता नहीं है हमें। तो देखो यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ है, 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। तो देखो क्या होता है हमारा, कि हमारा क्या होता है कि ए जो है, जो हमारी पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, समय दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, चलो इसको हटा देता हूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ इसको मैं। पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय क्या दर्शाता है, मैं लाभ का अनुपात दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लाभ का अनुपात दर्शाता है। तो ए की पूंजी कितनी लगी है, ए की पूंजी लगी है हमारी, ए की पूंजी लगी हमारी 5, ए की पूंजी कितनी लगी, 5 लगी है, ए की पूंजी 5 लगी, कितने समय के लिए लगी है, 8 महीने के लिए लगी है, ठीक है भाई। अपॉन बी की पूंजी कितनी लगी, 6 लगी है, कितने समय के लिए लगी हमें नहीं पता, टी बराबर इनका जो लाभ का अनुपात कितना है, लाभ का अनुपात है इनका 5:9, लाभ का अनुपात कितना, लाभ का अनुपात कितना है 5:9 है। तो 5 जो किसका ए का और 9 किसका बी का, तो 5/9 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है भाई, 5/9 लिख लिया। अब बेटा क्या करें, 5 से 5 खत्म हुआ, और 2 से काटे इसको 3 बार, और 2 से काटे इसको 4 बार है, और 3 से काटे इसको 3 बार, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे हमारा ऊपर 4 है, यहाँ नीचे 3 है, और नीचे तो इधर टी है। बेटा टी बराबर कितना, टी बराबर कितना हो जाएगा, इधर कैंची का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 12, टी बराबर 12, यानी बी ने जो है अपनी जो पूंजी है वो पूरी 12 महीने के लिए लगा रखी है, यानी पूरी साल के लिए लगा रखी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो सवाल है वो कितना है, ये दे रखा है 133% का, 33 से 3% का हमें बताना है, 240 नहीं 240 का 33 से 3% आपको बताना है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, कि जैसे 33 सही 1/3%, आप परसेंट को हटा दो तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे परसेंट को हटाओगे तो ऐसे देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सादा बनाएंगे, तो 33 99 और 100, 100/3 हो गया, 100/3 हो गया नहीं हो गया। अब इसको परसेंट लगा हुआ, परसेंट लगा, तो परसेंट के चिन्ह को जब हटाओगे आप तो क्या करोगे इसको, कि 100/3 और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, परसेंट चिन्ह हटाने के लिए क्या था, बटे में 100 लग गया था हमारा, तो इंटू 100 हो गया हमारा, 100 से 100 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 1/3 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। अब 240 का मुझे क्या निकालना, सीधा 1/3 निकालना है, 3 से काटोगे इसको 8 बार 8 × 24, 0 का 0 यानी 80, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, बोला यदि किसी वस्तु क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 है तो उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। तो सीपी अनुपात एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 18:23 है, 18:23 है। अब कुछ मत मानो, ये मान लो कि उसको 18 रुपए में खरीदा, 23 रुपए में बेचा है, 18 रुपए में खरीदा, 23 रुपए में बेचा है, तो हम क्या करेंगे, लाभ कितना हुआ मुझे, तो लाभ कितना हुआ बेटा, आप बोलोगे 18 और 23 का अंतर कितना 5 है, तो 5 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है हमारा। ठीक है, अभी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है हमारा, है ना, तो 2 से काट लो इसे 9 बार और 2 से काटे इसको 50 बार, ये कितना हो गया 25 पचम 25 यानी 250 बटे 9 हो गया। ऑप्शन में कहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसको शॉर्ट मारना चाहूँ कि बटे में 9 किसके आ रहा है, सही बटे में संख्या जाएगी, तो बटे में 9 ऑप्शन बी में आ रहा है, बटे में जो 9 है 9 है वो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा, मैं 9 का भाग में 250 में दूंगा, तो 9 दूनी 18 बचा कितना 7, 70 हो गया, 9 7 63 बचा कितना 7 और 7 ऊपर लग के 9 लग जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट हो गया। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देख लो कि 250 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा कितना 7, 70 हो गया, तो 9 7 63, 9 7 63 बचा कितना 7, तो 27 तो ये वाली चीज हो गई और 7 ये वाली चीज होगी, 9 ये वाली चीज होगी। ठीक है भाई, तो 27 सही 7/9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा तगड़ा भी दिख रहा है, ऐसे देख लो। बोला गया कि 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3% तथा 66 सही 2/3% की एक छूट श्रृंखला किसी एकल छूट के बराबर है, यानी इन तीनों छूट किसी एक छूट के बराबर कितनी होगी ये बताना आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले पिछले वाले क्वेश्चन को मिटाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 16 सही यहाँ पे दिख रहा है और लिख लेते हैं, 16 सही 2/3%। ठीक है, इसके बाद में कितना है 33 सही 1/3%। अगला है 66 सही 2/3%। ठीक है, ये है। पहले इसको ना हम सीधे वैसे फ्रैक्शन में लेके आएंगे, कैसे, फिर सादा फ्रैक्शन में लेके आएंगे। बेटा ये कितना होता है 16 × 48, 48/2 यानी 50/3% हो गया ये। ठीक है, ये 33 × 99, 99 और 1 100 यानी 100/3% हो गया हमारा। ठीक है, 66 × 198, 198 2 200, 200/3% हो गया। यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक बात आई समझ में, आई नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए दो तरीके से कराऊंगा मैं इसको, 2 तरीके से देख सकते हैं इसको। यहाँ तक आप लेके आ चुके हो, तो अब देखो क्या करेंगे मैं इसको, कि आप या तो इसको ऐसे कर लो जैसे परसेंटेज में, हाँ सारा परसेंटेज में होता है ना, जैसे पहले किसी चीज की संख्या इतनी बढ़ाई फिर घटा दी, इतने परसेंट घटा दी, तो ओवरऑल कितना परसेंट का हमें कितने परसेंट घटी या बढ़ी। तो पहले ये 2 कंसेप्ट फिर ये 2 कंसेप्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 50/3, अब देखो परसेंटेज क्या हमारी, ये छूट है ना, तो प्लस 100/3 प्लस के 50 × 100/3 इंटू, सभी में 3 है क्या, हाँ सभी में 3 है, 3 × 100। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, ये है कि जब x ± y प्लस x × y/100, ये वाला फॉर्मूला ध्यान आ गया वो आपको, एचडी यादव के दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले में परसेंटेज में। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको काटो भाई से, भाई 100 से 100 खत्म हो गया है ना, अभी क्या बचा 50/9 हो गया। इसको करेंगे तो 50/9 3 प्लस के 100/3 प्लस के 50/9। ठीक है, अब एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 9 आएगा एलसीएम, और 3 × 9 और 3 से मल्टीप्लाई 5 को करेंगे 150 हो गया हमारा। ऐसे इसके साथ करेंगे 3 × 9 ये 300 हो गया हमारा, और ये 50 हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारे 150 और 300
150 300 कितना 450 450 और 50 450 और 50 कितना हो जाएगा 450 कितना 500 500 तो फिर ज्यादा हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गई। नहीं सुनो सुनो, देखो ये जो छूट है ना, ये छूट यहाँ पर तो प्लस होगी लेकिन यहाँ माइनस होगी, यहाँ क्या होगी माइनस होगी यहाँ पर हमारी, यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि छूट जो है एक तरफ से क्या होती है जुड़ने वाली होती है, एक तरफ से घटने वाली होती है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे ये वाला जो चीज है छूट के साथ में क्या होता है हमारा उल्टा हो जाता है फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो पैसे कायदे में यहाँ माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस आना चाहिए था, यहाँ प्लस रहना चाहिए था, लेकिन छूट जो है उल्टा सिस्टम करती है, क्योंकि दुकानदार के लिए क्या है छूट, क्या नुकसान है, ग्राहक के लिए फायदा है। ऐसे में क्या कंडीशन क्या होगी, जब ग्राहक दुकानदार के लिए नुकसान है ना तो वो उल्टा चलेगा, उल्टा तो कैलकुलेशन करेगा, तो ये हमारा प्लस का तो यहाँ हो जाएगा माइनस का जाएगा। कायदे में फॉर्मूले के अनुसार यहाँ माइनस का आना चाहिए, यहाँ प्लस का आना चाहिए, छूट के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ प्लस का रहेगा या माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे इसको, ये 150 300 450 450 माइनस 50 करें तो 400/9 हो गया, 400/9 हो गया। अब 400/9% कहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब 400/9 ठीक है, अब 400/9 से अब आगे देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे बेटा 400/9 प्लस के 200/3 और माइनस के 400 इंटू 200/9 इंटू 3 इंटू 100, 400/9 और 200/9 ठीक है, 400/9 और 200/9 ठीक है भाई, बात आई यहाँ तक समझ में। अब तो क्या करेंगे 100 से काटेंगे इसको दो बार, ऐसे कर लो तो कितना हो जाएगा 400/9 प्लस के 200/3 माइनस के 4 दूनी 800/27 800/27। अब यहाँ देख लो, अब यहीं से आंसर छट रहा है, यहीं से अगर चाहो तो आप आंसर ढूंढ सकते हो ऑप्शन बेस पे कि इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 27 आएगा, कितना आएगा इसका एलसीएम 27 आएगा ठीक है, 27 नहीं दिख रहा ना, चलो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा 27 आएगा। और 27 तो बटे में आएगी संख्या, 27 बटे में संख्या है तो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में 27 दे रखा है ना, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन इसको और वेरीफाई करते हैं बेटा, 9 × 27 4 × 12 1200 हो गया, प्लस के 3 9 27 और 9 9 2 18 1800 हो गया, प्लस के सॉरी माइनस के ये 800, तो बेटा 800 1800 से 800 जाएंगे, 1000 बचेगा, 2200 यानी 2200/27 2200/27 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 81 सही 13/27%। ठीक है, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा और तरीके से देखते हैं, इसका थोड़ा लंबा तरीका भी बन रहा है और हो सकता है ये छोटा हो वो आपको समझ में इजी आ जाए, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। पहले क्या था हमारा, पहले अभी तो हमने क्या कर रखा था, पहले हमने 50/3 ले रखा था, 50/3 लेंगे हम। पहले क्या था हमारा 50/3 था, पहले जो छूट थी 50/3% थी, दूसरी हमारी 100/3 थी 100/3 और तीसरी हमारी 200/3 थी 200/3% थी। ठीक है, क्या करेंगे इसको हम 100, अब दो इसका ना यहाँ से एसपी विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा एसपी बराबर 100 इंटू, अब यहाँ पे तो हम इसका छूट दे रहे हैं, छूट हमने दे दी तो क्या निकलेगा विक्रय मूल्य निकलेगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ 100 रुपए की चीज है 10% डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो ऐसे मैं विक्रय मूल्य फाइंड करूंगा और वहां से फिर उसको एमआरपी में से मैं एसपी को हटा दूंगा तो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करें 100 1 माइनस के कितना 50/3 अरे क्या हो 50/3% है तो 100 नीचे हो जाएगा 100। इसके बाद में कितना हो जाएगा हमारा इंटू अभी ऊपर दिख नहीं रहा ना हमारा, इसको नीचे ले लेते हैं, चलो यहाँ दिख जाएगा इंटू, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ 1 माइनस के 100/3 इंटू 100 इंटू कितना है 200/3 तो 1 माइनस के 200/3 इंटू 100। बात इतनी सी है, ये सभी ना पूरी एक ही लाइन है, पूरी क्या है एक ही लाइन है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई 5 से काटेंगे इसको, 50 से काट लो, 50 से काटा इसको कितनी बार 50 से काटा इसको 2 बार, तो 2 × 6 और 6 में से गया तो 5 यानी 100 इंटू कितना हो जाएगा 2 × 6 6 कम 6 और 6 में से गया तो 5/6 5/6 ही हो गया, इंटू ये 100 से 100 खत्म हो गया
और 3 एकम 3, और 3 में से जब 1 माइनस होगा 4, 3 में से 1 माइनस 2, 2/3 हो गया हमारा, इंटू 100 से गया 2 बार, और 3 एकम 3, और 3 में से जब 2 माइनस होगा तो 1/3, 1/3 हो गया हमारा। ठीक है भाई, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा सॉल्यूशन करने के कितना आएगा, ये हमारा बेटा 2 से काटे 3 और 3, ये हो गया हमारा। अब कितना हो गया, 9 3 27, यानी 27, 3 3 9, 9 3 27, और 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 500/27। इतने परसेंट पे आपका माल क्या बिक रहा है, इतने परसेंट पे आपका माल क्या बिक रहा है, SPA। मुझे एमआरपी से अंकित मूल्य से मैं इसको SP घटाऊंगा तो मुझे वो निकल के आ जाएगा, मेरा क्या डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो एमआरपी कितना चल रहा था, 100 के बेस पे चल रहा था, 100 माइनस के 500/27 एलसीएम आ गया। तो इसके नीचे एक तो 2700 माइनस के कितना हो जाएगा, ये 500, कितना होगा बेटा 2200/27 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 81 सही 13/27। तो ये वाली चीज तो वहां पहले ऐसी आ गई ना आपकी, ये वाली चीज पहले ऐसे आ गई, तो ये इस तरह से आप पढ़ सकते, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। कल से ना स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे क्योंकि इस तरह से तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है क्लास के लिए, और टारगेट ये रहना चाहिए कि 20 सवाल जो है कम से कम 40-45 मिनट होने चाहिए, टारगेट इस तरह से रखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलो क्या बोला है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 किलोग्राम और 7 किलोग्राम वाली चीनी को मिलाए ताकि 8 किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार हो जाए, 8 किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार हो जाए, ये वाली चीज आपको बतानी है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको कि अब देखो चीनी है, पहली चीनी है, ये दूसरी चीनी है, हम यहाँ ले लो, पहली चीनी है दूसरी चीनी। अब पहली चीनी है 12 किलोग्राम, 12 रुपए किलो वाली, दूसरी चीनी है 7 रुपए किलो वाली, मुझे मिला के करनी है 8 रुपए किलो के हिसाब से, जिसमें 8 रुपए किलो के हिसाब से होगी। इसमें अंतर निकालो कितना है, 7 और 8 का अंतर 1 हो गया, और 12 और 8 का अंतर 4 हो गया, यानी इसको जो मिलाएगा वो 1:4 के अनुपात में मिलाएगा, 1:4 के अनुपात में मिलाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी 45 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो बेटा, तो क्या बोला कि ए कर रहा है 30 दिन में, ए कर रहा है 30 दिन में, और बी कर रहा है 45 दिन में, और दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी इनका जो एलसीएम है 30 और 45 का एलसीएम कितना है, 90 आएगा, 90 आएगा। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 30 या 90, 3 हो गया, और इसकी 45 दिन 90 हो गया, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 करेंगे, 5 करेंगे नहीं करेंगे भाई, 3 काम ए कर रहा है और 2 काम बी कर रहा है, और काम करना दोनों मिलकर 90 काम करना है। तो बेटा एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 90 काम कितने दिन होगा, तो 90/5 जब करोगे तो 18 पंजे 90, 18 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, बोला गया ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप भी इसे 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तथा 2 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाए तो टैंक का शेष भाग भरने में बी को कितना समय लगेगा, टैंक का शेष भाग भरने में बी को कितना समय लगेगा। क्या बोला, 2 घंटे तक दोनों नल काम करेंगे और उसके 2 घंटे ए को बंद कर दिया जाएगा, तो शेष भाग है बी को कितना समय लगेगा। देखो ए कितने घंटे भर रहा है, ए भर रहा है आपका 6 घंटे में, बी भर रहा है उसको, बी कितने में भर रहा है, बी भर रहा है 8 घंटे में, और इनका एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम कितना 24 आएगा, 6 चौक 24 और 8 24, यानी बी ए जो है 4 घंटे में 1 घंटे में 4 भाग भरेगा और बी जो है 3 भाग भरेगा, या कह सकते हैं 24 लीटर की टैंक है, ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा और बी जो है आपका 3 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में। अब 2 घंटे बाद ए को हटा दिया, बंद कर दिया था, यानी 2 घंटे तक दोनों काम, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, 7 लीटर भरा जा रहा है 1 घंटे में। बेटा 2 घंटे तक दोनों ने साथ में काम किया था, यानी ए प्लस बी ने काम किया था, तो 1 घंटे में 7 हो रहा है, तो 2 घंटे में कितना हो, 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 14 लीटर पानी भर गया। अब शेष लीटर पानी कितना होता है, शेष खाली टंकी कितनी बची है, 24 लीटर की टंकी थी, 14 लीटर पानी भर चुका है, 14 लीटर पानी भर चुका है, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस के 14 बराबर 10 लीटर हो गया, 10 लीटर। अब ये कौन भरेगा, शेष पानी को बी भरेगा, शेष पानी को कौन भरेगा, बी भरेगा, तो बी 1 घंटे में कितना भर रहा है,
3 भर रहा है तो बी कितना समय लेगा 10/3 यानी 33 सही सर 3.3 और फिर 3.3 कह लो या 3 सही 1/3 कह लो, इतना आएगा। ऑप्शन क्या देख लो एक बार, ऑप्शन है 3 सही 1/3, ठीक है 3 सही 1/3 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ओ बंदूक चल गई, गोली चल गई भाई अब तो। गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। यदि गीता को बंदूक चलने की ध्वनि 4 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की चाल बतानी है, यानी ध्वनि की चाल। यानी अब देखो बंदूक वाली, इसमें फिजिक्स वाला लॉजिक तो लगाना मत, ठीक है। हालांकि फिजिक्स थोड़ी मिलती जुलती है लेकिन फिजिक्स वाला लॉजिक नहीं लगाना है। तो इसमें ध्वनि की चाल बतानी है। ध्वनि की चाल क्या बनेगी, वही चाल समय दूरी के हिसाब से बनेगी। ये देखो दूरी कितनी है, दूरी है 1.34 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको मैं अब ये है, ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 134 मीटर हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई। 1.34 किलोमीटर यानी 134 मीटर होगी, 134 हो जाएगी, कितनी होगी बताओ भाई, 134 होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा, 1.34 यानी इसमें एक में तो 1000 मीटर है और ये 340 है तो कितना 1000 सर 1340 हो जाएगा। बेटा इतना ध्यान रखा करो थोड़ा सा कि अगर मैं जो बोल दूंगा वो भी मान लोगे आप, ऐसा नहीं, आप इसको थोड़ा सा देखा करो ध्यान से। अब जो उसके जो समय है वो कितना 4 सेकंड है। समय कितना है 4 सेकंड है, समय कितना है 4 सेकंड है। अब बताना है कि समय क्या है, समय बराबर 4 सेकंड है, ठीक है। अब हमें क्या होता है चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। इसकी चाल बतानी है, ध्वनि की चाल कितनी है, चाल बेटा दूरी बट्टे समय बेटा दूरी कितनी है हमारी 1340 है तो 1340 बट ये समय कितना 4 है तो 4 करेंगे तो 4 या 12 बचा 1 14 हो गया, 4 या 12 बचा कितना 2 और फिर 0 20 हो गया, 4 5 20 यानी 335 मीटर पर सेकंड। भाई बहुत फास्ट है ये, इससे बच के रहना और दूर रहो तो ये अच्छा है। 335 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। यानी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है और उसी दिशा में एक आदमी जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो उस आदमी को कितने समय में पार कर लेगी मुझे बताना है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी, सापेक्ष चाल क्या बनेगी बेटा, सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में दो वस्तुएं चलती हैं तो क्या होता है हमारी सापेक्ष चाल माइनस होती है और जब विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल प्लस हो जाती है, दोनों की चाल प्लस हो जाती है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको कि ट्रेन की कितनी 20 है और माइनस 10 आदमी कितनी 10 है तो क्या 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड सापेक्ष चाल हो गई। और दूरी कितनी है, दूरी ट्रेन अपने आप को पार कर रही है आदमी से तो अपने आप की दूरी तो लेगी, तो दूरी है 180 मीटर, दूरी है 180 मीटर है, 180 मीटर है। बेटा समय कितना लगेगा, समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल। तो कितना हो जाएगा हमारा, दूरी कितनी है 180 मीटर है तो 180 बटे चाल कितनी है 10 मीटर सेकंड, सापेक्ष चाल 10 मीटर, 0 0 कितनी बराबर 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी सही है, ऑप्शन नंबर कितना सी सही हो जाएगा। आगे देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, नाव व धारा का सवाल आ चुका है। नाव व धारा बोला कि एक नौका 4 घंटे में 16 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाकर वापस आरंभ बिंदु पर आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका की चाल शांत जल में कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जानदार भी है। देखो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जैसे धारा का भाव इस तरफ है तो नाव जो जा रही है इस साइड जा रही है और फिर वापस इस वाले बिंदु से लौट के इस साइड आ रही है, तो टोटल क्या है 16 किलोमीटर तो ऐसे जाएगी, 16 किलोमीटर से फिर 16 किलोमीटर फिर ऐसे आएगी वापस, उसको वापस आने जाने में 4 घंटे का समय लग रहा है और जो धारा की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे नाव की स्पीड बतानी, नाव की स्पीड कितनी है बेटा। क्या करेंगे इसको थोड़ा समझेंगे कि बेटा यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा कि
समय बराबर कितना होता है, समय बराबर देखो देखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होती है, ठीक है, दूरी बटे चाल होती है। अब देखो यहाँ पे धारा की जो चाल है, धारा की चाल है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो नाव की चाल है वो हमें पता नहीं, नाव की मान लो, कुछ भी मान लो, नाव की बी मान लो, बी, नाव की बी बोट यानी, ठीक है, बी मान लिया। हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, समय जो लग रहा है, समय लग रहा है वो 4 घंटे लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, आने और जाने के दोनों का समय काउंट करके इसके जो वेरिएंट निकाले क्या कर दूंगा मैं, अगर 4 रख देता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो कैसे करेंगे, समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 16 किलोमीटर की अपॉन, अब जाते समय चाल क्या रहेगी, जाते समय चाल क्या रहेगी बेटा, जाते समय क्या, 3 तो उसकी है ही है, 3 धारा की है, तुम धारा के साथ धारा की जोड़ेगी, साथ में नाव की जोड़ेगी। तो नाव की मुझे पता है, नाव की मैंने बी माना तो बी प्लस के 3 हो जाएगी, प्लस लौटते समय 16 किलोमीटर चाल तो रहेगी, लेकिन जब आपकी नाव की जो चाल है, नाव की चाल रहेगी, लेकिन क्या होगा, जब धारा के विपरीत चलोगे तो नाव की चाल माइनस, मतलब उसकी धारा की चाल माइनस करेगी नहीं करेगी। जैसे आप मान चलो 5 की स्पीड से जा रहे हो और 2 की चाल धारा की है, वापस आओगे तो क्या 7 की से आओगे या 5 की से आओगे या 3 से आओगे, तो आप बोलो 3 से आओगे, क्यों कि जैसे 5 की मेरी जा रही थी और 5 की मैं लौट के आऊंगा तो क्या होगा, धारा की चाल कटेगी तो क्या माइनस हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ऐसे क्या होगा हमारा यहाँ पे -3 हो जाएगा, बराबर क्या 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लगे, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा, कितना हो जाएगा, b + 3 और प्लस के, सॉरी प्लस नहीं, ये आ जाएगा b - के 3, ठीक है भाई। अब b + 3 से b + 3 कट गया, अब b + 3 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16b माइनस के 16 थी 48 माइनस का 48 हो गया, प्लस ऐसे इसको, इससे ये कट गया हमारा, अब इसका करेंगे तो 16b और प्लस के कितना हो जाएगा, 16 थी 48 बराबर 4। देखो 48 प्लस का है, 48 माइनस कट गया हमारा, 16b और 16b बराबर कितना हो गया, 32b, ध्यान देखिएगा ना, 32b बराबर 32b, ठीक है, अपॉन में ये एक और प्लस में एक और माइनस में कितना हो जाएगा, b² माइनस के 9 हो जाएगा, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस, a² माइनस b², यानी b का स्क्वायर माइनस c, b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया बराबर 4 हो गया, और 4 हो गया, ठीक है। अब 4 से भले इसे काट लो, 4 × 8 = 32 हो गया, 4 × 8 = 32 हो गया, यहाँ 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, तो क्या करेंगे इसको हम, क्या करेंगे इसको, b² माइनस के 9 बराबर कितना 8b हो जाएगा, कितना 8b हो जाएगा हमारा, 8b हो जाए, हुआ नहीं हुआ, b² माइनस के 9 बराबर 8 साफ से दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसको मैं 8 को पक्षांतर करूं तो b² माइनस के 9 माइनस के 8b बराबर 0, इसको मैं सही तरीके से लेता हूं, b² माइनस के 8b माइनस के 9 बराबर 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और माइनस करने पे कितना आए हमारा 8, ऐसा मैं देख रहे हैं, तो मैं क्या कर लिखूंगा, b² माइनस के 9 एकम 9 और 9 माइनस 1 बराबर 8 हो गया, बराबर 9 बराबर 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो b² माइनस के 9 b और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस b हो जाएगा हमारा, माइनस के 9 बराबर 0। अब देखो ये 2 पार्ट हो, 2 पार्ट कॉमन ले लो, तो b कॉमन लिया, यहाँ पे क्या b माइनस के 9 आएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ इस वाले पार्ट में से, तो b माइनस के 9 इधर आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ क्या बनेगा, एक बार ये वाला ब्रैकेट में और एक ये अकेला ब्रैकेट में, तो b + के 1 और b माइनस के 9 बराबर 0। अब यहाँ करेंगे हम b + 1 बराबर 0 लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 आएगा। क्या बेटा माइनस में चाल होती है कभी, नहीं होती है, तो ये वाला तो हमारा क्रॉस हो गया हमारा। अब ये वाला अच्छा, तो ये वाला करेंगे इसको, b माइनस के 9 बराबर 0 और b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, b बराबर कितना 9 हो जाएगा, b बराबर कितना 9 हो जाएगा, तो b नाव की चाल कितनी होगी हमारी, नाव की चाल हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। ये तो रहा एक लंबा मेथड, ठीक है। एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड देखेंगे, शॉर्ट मेथड देखेंगे, तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी उचित समझो, ठीक है। अब देखो शॉर्ट मेथड क्या है, इसको मैं हटा देता हूं, यहां तक तो आपको करना ही करना है, यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यहां तक करना पड़ेगा। अब यहां से ना आप ऑप्शन वाली जो चाल है, ऑप्शन वाली जो दे रखी है उसको आप रखोगे इसमें, जैसे 16 पहले क्या दे 16 दे रखी है, अगर मैं b की जगह पे 16 रखता हूँ, क्या ये बनेगा नहीं बनेगा समीकरण, तो मैं b की जगह पे 16 रखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, b की जगह 16 रखता हूँ, तो 16 बटे अगर मैं 16 रखूंगा तो 16 + के 9, 16 + के 3 यानी 19 हो गया, प्लस के
16 बटे ऑप्शन ए को वेरीफाई कर रहा हूं, तो ऑप्शन ए को देखूंगा मैं कि ऑप्शन ए को 16 माइनस 3 लिखूंगा मैं। 16 माइनस 3 13 हो गया। क्या इसकी वैल्यू 4 बन रही है? किसी भी एंगल में नहीं बन रही है, तो है ना, आप सॉल्व करो नहीं बनेगी, इजी का सवाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखता हूं मैं। ऑप्शन नंबर बी को देखो 16 बटे बी की क्या रख रहा हूं मैं, ऑप्शन बी में क्या 12 है, तो 12 रखता हूं। 12 प्लस 3 कितना 15 हो गया, प्लस के 16 बटे 12 माइनस 3 का 9 हो गया। तो इसकी वैल्यू 4 बनेगी? आपको कभी नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसे 10 को देखूंगा, 10 से भी नहीं बनना है। और मैं डायरेक्ट डी से देखता हूँ, डी में कितना है 16 बटे ये कितना है बी प्लस 3, बी प्लस 3 नहीं, बी में कितना 9 है, तो 9 प्लस 3 यानी 12 हो गया, प्लस के अब ये कितना है 16 बटे ये 16 बटे कितना हो जाएगा हमारा, बी कितना हमारा 9 माइनस 3 को 6 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया। अब बराबर कितना 4 आना चाहिए, बराबर कितना 4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम कितना 12 आएगा, तो 12 एकम 12 और 16 एकम 16 प्लस के 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32, ये हो गया हमारा बराबर 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब 16 और 32 48 हो गया, 48 बटे 12 बराबर 4। क्या ये वाली चीज इसके बराबर है या नहीं है, तो 12 चौक 48, तो ये 4 के बराबर है, तो इसलिए हमारा सही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है कि 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 हो जाती है, 3264 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगी। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, इसका जो पी है, पी कितना है 2400 है, पी कितना 2400 है। इसका जो ए है वो कितना 3264 है, 3264 है, ठीक है, 3264 हो गया। इसका जो एसआई है वो कितनी निकली बेटा, एसआई कितनी निकली, एसआई कितनी निकली, एसआई कितनी निकली, इसमें से इसको घटा दो, तो ये कितना 64 का 64 आ गया हमारा, और 2 में से 4 जाएगा नहीं, 2 में 4 तो 12 4 गया तो 8 आ गया, 864, ठीक है 864 हो गया। टी कितना दे रखा है हमें, टी दे रखा है 4 वर्ष दे रखा है, हमें आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो तरीका ये, और एक से सुपर फास्ट भी तरीका बताऊंगा मैं आपको क्या करेंगे इसको, कि एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, 100 होता है ना बेटा। पी कितना हमारे पास 2400 है, 2400 इंटू टी कितना हमारे पास 4 है, आर हमें पता नहीं है, अपन 100 करेंगे, 100 कर बराबर कितना हो गया हमारा, ब्याज कितनी है 864 है हमारी, ठीक है। 2 जीरो खत्म हो गई हमारी। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचा कितना 2 4 24, ठीक है, 24 से कट रहा है ये, अब काट दो 4 से, ये कट रहा है 4 से, 4 से 24 और 4 से जाएगा तुम्हारा ये कितना 4 5 20 और 4 चौक 16 और 6 से गया 9 बार, यानी ब्याज क्या है, रेट क्या है उसका 10% है, रेट कितना 10% है। अब बोला अगर सॉरी रेट क्या 9% है, 9% है, रेट कितना 9%, बोला कि 1% बढ़ जाए तो उसका मिश्रधन कितना होगा, उतने ही समय कितने रुपए हो जाएगी, यानी रेट क्या है 10, अब रेट 1% बढ़ा रहा है, 1% बढ़ा रहा है तो उसकी जो राशि वो कितनी हो जाएगी, यानी 2400 रुपए पर 1% यानी 10% हो गया, यानी 9% पहले थी, 1% बढ़ गई तो 10% का 4 समय का मिश्रधन कितना होगा, तो इंटू 100 करेंगे, बटे 100 करेंगे तो 100 से 100 खत्म हुआ, तो ये कितना 240 100 96 960 रुपए इसकी ब्याज होगी, 960 ब्याज होगी इसकी, 960 ब्याज होगी। तो 2400 प्लस के 960 कितना हो गया बेटा, 0 का 0 हो गया, 6 हो गए और 9 4 13 हासिल लगी 1 और 2 1 3 है, 3360 हो जाएगा, 3360 हो जाएगा, कितना 3360, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट देखेंगे, थोड़ा सा छोटा देखेंगे, और थोड़ा सा ही देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको समझने वाले की चीज ये है कि जैसे हमारा ये रुपए कितने हैं 2400 रुपए हैं, 2400 रुपए हैं, 2400 रुपए है, और इसके बाद मिश्रधन कितना हो रहा है 3264 हो रहा है, 3264 हो रहा है, पता है यहाँ तो 3264 हो रहा है। अब इसका जो समय कितना 4 है, समय कितना 4 है, और कितना परसेंट बढ़ा रहा है वो 1% बढ़ा रहा है। तो आपने देखा ना समय के साथ में मतलब दर का मल्टीप्लाई होता नहीं होता है, P इंटू आर इंटू टी अपन 100 होता नहीं होता है, तो P इंटू आर इंटू टी को अगर यहाँ पर थोड़ा सा और नजरिए से देखें तो क्या होगा बेटा, 4 तो समय हो गया इंटू 1% की बढ़ोतरी हो रही है,
तो 4 एकम 4 यानी 4% की बढ़ोतरी हुई, 4% की बढ़ोतरी हुई। और 4% जो है 2400 का कितना होगा, 2496। तो कितना 96 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 96 इसमें ऐड भाई 2400 का 4% कितना 96 हो गया। 96 इसमें ऐड कर दोगे तो 4 6 10 हो गया, और 9 से 15 15 16 हो गया, और ये 2 2 और 1 3 हो गया, और ये 3 हो गया हमारा। तो 3360 ऑप्शन नंबर डी हो। ऐसे भी ये हो जाएगा, बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बोला गया कि एक निश्चित राशि पर कितना है, एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1240 है, तो उसी राशि पर 9% ब्याज दर पर चौथे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना आपको। बेटा तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज काउंट होता है, क्या होता है, ब्याज पे ब्याज काउंट होता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम निकालेंगे कितना है 9% है ना, 9%, तो 1240 हमारा क्या तीसरे साल का ब्याज है। ठीक है, हमें चौथे साल का ब्याज पता करना था। चौथे साल में क्या कंडीशन होती है कि तीन साल का ब्याज प्लस 3 साल तक के जो ब्याज है उस पर जो ब्याज का रेट है उसका परसेंट, इन दोनों जोड़ दो तो चौथे साल का ब्याज बन जाएगा। सीधे सीधे फंडा है। हम क्या करेंगे इसको, देखो समझने के लिए क्या करें इसको। जैसे मैंने समझो चीज को, मैं 100 रुपये पर 10% की रेट से मैंने ब्याज दिया। ठीक है, तो पहले साल का 10 रहेगा, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज कितना रहेगा बेटा कि 10 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में इस वाले 10% से, यानी इसका जो ब्याज है उसका 10%, यानी एक ऐड होकर 11 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, ऐसी फंडा तो है। समझ में बात नहीं समझ आई। जैसे 100 रुपये पर मैंने ब्याज दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% रेट से, तो पहले साल का ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपये बनेगा। अगले साल का क्या हुआ, अगले साल दो, पहले साल का 10 बन गया, पहले साल का 10 बन गया। अगले साल के लिए क्या रहेगा, अगले साल के 10 तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस में इसका 10% और ऐड हो जाएगा, इसका 10% और ऐड हो जाएगा। ऐसी तरह से पहला ब्याज कितना है 1240 है, 1240 है पहले साल का 3 साल का ब्याज, प्लस में इसको तो रखेंगे साथ में, इसके साथ 9% को और ऐड कर देंगे 1240 का। 1240 का 9% जब ऐड करेंगे तो अपन 100 हो गया हमारा। ठीक है, 0 0 खत्म हुई हमारे। अब पॉइंट आगे यहाँ कर लो से, तो अब इसके साथ कर लो से, तो कितना हो जाएगा ये 9 चौक 36, कितना 9 चौक 36 ऐसे लिख लो, 9 चौक 36 यहाँ से लगी 3, 9 2 18 3 21 क्या से लगी 2, और 9 एकम 9 और 2 11, और ये पॉइंट क्या एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना 936 लगी थी, 9 2 18 18 3 21, ठीक है, आपसे लगी 2 9 ठीक है, इतना हो गया 111.6 हो गया। कितना हो गया 111.6 हो गया। इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 1240 साथ ऐड करेंगे तो 0.6 तो ये आएगा, आएगा ही आएगा। फिर इसके क्या 1 हो जाएगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 1351.6 1351.6 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसी वर्ग तथा वर्ग के क्षेत्रफल बने किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ओरली, एक ये हमारा वर्ग है, इसी वजह एक है इसका जो विकर्ण होगा क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा √2 होता है, क्या होता है भुजा √2 होता है, तो इसका क्या √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो भुजा √2 यानी भुजा इंटू √2। अगर मैं 1 इंटू √2 लिखूंगा तो बेटा √2 ही तो आएगा, √2 आएगा। ठीक है, अब मुझे इसके वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, इसका क्षेत्रफल। अब देखो क्या कर रहा है, एक तो इस पे बना हुआ है, अब देखो एक तो वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, इसके अनुपात होता ना, तो इसका जो अनुपात है भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा का स्क्वायर होता, तो भुजा का स्क्वायर 1 स्क्वायर ये हो गया, और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्यों होगा, देखो इसकी भुजा √2 है, ये भी √2 है और ये भी √2 है। ठीक है, ये है, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है अनुपात, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ये रही आपकी आज की 2020 क्लास। अब क्लास कैसी लगी अब, ठीक है, अब मैं आपको अपना रिव्यू बताता हूँ, ऐसे आप भी बताओगे कि मुझे ये क्लास ऐसी लगी कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा,
टाइम ज़्यादा लगा। थोड़ा सा अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो, यानी जो 20 क्वेश्चन है वो कम से कम 40-45 या लास्ट 50 मिनट तक हो जाने चाहिए। इस तरह से आपको देखने को क्लास मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आगे को, लेकिन इससे पहले आपको अपना रिव्यू देना होगा, इसमें आपको अपने कमेंट देने होंगे कि आपको क्लास का सुझाव जो भी है वो आप इसमें देने होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास से, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।